हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है द डैट। एंड इसके साथ ही अगर आप बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है उसमें आपको बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप उसे क्लिक करते हो तो उसमें आपको कम से कम 20 से 25 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो कि आपकी जो भी पोइम्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाई गई हैं। आप उन्हें देख सकते हो। हर एक टॉपिक पर आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी, जो नोट्स हैं वो भी वहाँ पर करवाए गए हैं। सो आज की जो वीडियो है वो है पोइम द डैट। अगर क्वेश्चन आपका क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड आता है तब आपको यही आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड आता है तो आपको डायरेक्ट ये आंसर लिख देना है बिना पॉइंट्स के। पॉइंट्स सिर्फ क्रिटिकल एप्रिशिएशन में बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन आपके सामने दिखाई जा रही है, इस इंट्रोडक्शन को मान लो कि अगर इस पॉइंट से रिलेटेड स्टैंजा आती है तो स्टैंजा में आपका जो पहला पॉइंट होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी आप यही इंट्रोडक्शन की लाइंस लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो। यानी कि पढ़ना आपको एक है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। As Rupert Brooke is one of the pioneers of war poetry, The Dead Third is a famous war poem written in the form of a sonnet. कि जो ब्रुक है वो क्या है कि मेन किसके ऊपर लिखते हैं, वो वार पोइट्रीज लिखते हैं, और उनकी ये जो पोइट्री है द डेड थर्ड, ये एक फेमस पोइम है और ये एक सोनेट के रूप में लिखी गई है। ही हैज़ रिटन अनदर पोइम टाइटल सेम एज द डैट। उन्होंने क्या है कि एक और पोइम लिखी है जिसका नाम है द डैट इन हिज कलेक्शन ऑफ 5 सोनेट्स, और उसमें भी क्या है 5 सोनेट्स का एक कलेक्शन है। दिस पर्टिकुलर सोनेट इज द थर्ड वन इन द कलेक्शन। यानी कि उन्होंने क्या है कि द डैड के नाम से 5 पोइम्स लिख रखी हैं। ठीक है, और उसी में से एक ये कलेक्शन, यानी कि ये एक पोइम है उस कलेक्शन में से। Here Brooke praised the soldier who sacrificed their life for the sake of England in the Third World War। तो यहाँ पर इस पोइम में जो ब्रुक है उन्होंने क्या है कि जो सोल्जर्स हैं उनकी तारीफ़ की है कि वो जो लोग हैं वो अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पर उन लोगों के बारे में, उन सोल्जर्स के बारे में बात की है जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था इंग्लैंड के लिए, जो कि थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला था उसके लिए। एंड ब्रॉड ऑनर एंड फेम बैक टू होम, और वो वापस लेकर आए थे ऑनर और फेम। यानी कि होता है ना कि हमारा जो देश है वो जब युद्ध करता है और उसके बाद युद्ध में जीत जाता है तो एक प्रकार का ऑनर फेम मिलती है, तो वही चीज़ के बारे में ये बात करते हैं। अब आएगी समरी, जो कि आप लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। ठीक है, आपको ये पॉइंट बनाना है अगर क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड आता है तो। In the first stanza, the poet is ordering to the bugles to blow out loud as to honor the rich dad। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये ब्यूगल्स, तो इसको ब्लो आउट यानी कि बजाया जाता है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से इसको बजाया जाए। क्यों? क्योंकि वो जो रिच डैड यानी कि जो सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने उनकी डेथ को रिच डैड कहा है। ठीक है, जो सोल्जर हैं उन्हें क्या कहा है? रिच डैड टू द ऑनर, और उन्हीं के सम्मान के लिए क्या है जोर जोर से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाने चाहिए। द डेड सोल्जर्स आर एड्रेस एज द रिच डैड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में भी ये बन सकता है कि जो रिच डैड है वो किसे कहा गया है या फिर क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो रिच डैड किसको कहते हैं? डेड सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जिनकी डेथ हो चुकी है। और क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एट वार, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। एंड द हैप्पीनेस दे गिव टू, और अपनी जो हैप्पीनेस होती है वो भी क्या है कि वो दे देते हैं किसको? टू द पीपल ऑफ द कंट्री, कंट्री के लोगों के लिए जो अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी जो खुशी है वो भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। द डेड सोल्जर्स आर नॉट लॉनली और पुअर आफ्टर देयर डेथ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ये ना तो लॉनली है, ना तो ये अकेले हैं, ना ही ये पुअर हैं आफ्टर डेथ के बाद। इन फैक्ट देयर सेक्रीफाइस टू देयर मदरलैंड हैज़ मेड दैम रेयर
देन द गोल्ड। ये कहते हैं कि जब इनकी डेथ हो चुकी है ना, यानी कि इन्होंने अपनी जो सेक्रीफाइस किया है अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने ये जो सेक्रीफाइस किया है, इससे क्या है कि ये और ज़्यादा क्या है महान बन जाते हैं और ये इतने ज़्यादा प्रीशियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अमूल्य हैं जिनकी तुलना क्या है कि कहते हैं कि गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग बन जाते हैं, इतनी इनकी वैल्यू हो जाती है। देयर लव टू द लैंड एंड पीपल आर इनकम्पेरेबल। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि इनका जो लव है अपने लैंड के प्रति, अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, उसका कहीं पर भी किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। They have scaffolded themselves to be above the huge mass of the ordinary lives। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये अपने आप को खुद को एक स्कैफोल्ड बना देते हैं, एक मचान बना लेते हैं, जिससे कि ये जो ह्यूज ऑर्डिनरी लाइफ है, जो लोग हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। द डेड इज़ फर्दर प्रेज फॉर लिविंग ऑल देयर हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो सोल्जर्स हैं, इनकी और आगे तारीफ करते हुए कहते हैं कि इन्होंने तो अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में जो भी प्लेजर है, हैप्पीनेस है, उसे क्या है सेक्रीफाइस कर दिया है। देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिड दैम एड्यू फॉर द वार। यहाँ तक कि इनके जो फैमिलीज मेम्बर होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इन्हें बिड का मीन्स यहाँ पर आज्ञा देना या विदा करना होता है। ठीक है। एड्यू फॉर द वार, यानी कि वार के लिए उन्हें खुद भेजते हैं। नोइंग द फैक्ट, जबकि उनको ये सच्चाई पता होती है दैट देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ कमिंग बैक होम फ्रॉम द वार। यानी कि फैमिली वालों को पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, और अगर वो एक बार जाएंगे तो कोई पक्का चांस नहीं है कि वो वापस घर पर आ सकते हैं या नहीं। तो भी क्या है कि वो उन्हें विदा करते हैं। दैट हैव मिस्ड देयर फैमिलीज लव एंड केयर। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि ये जो सोल्जर्स हैं, ये अपनी फैमिली को, उनके प्यार को, उनकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दे हैव गिवन देयर यूथ टू द कंट्री विच इज़ सपोज टू बी स्पेंड विद फन एंड इंजॉयमेंट। तो पॉइंट आगे कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं, ये अपनी जो युवावस्था है वो अपनी कंट्री को दे देते हैं। हालांकि हम जैसे लोग जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें अपना जो ज़िंदगी है वो फ़न करना है, इंजॉयमेंट करना है। अभी तो हमारे जीने के दिन शुरू हुए हैं, फ़न के दिन शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि इस एज में वो जो लोग होते हैं सोल्जर्स, वो अपनी जो यूथ है, अपना ये जो टाइम है जवानी का, वो अपनी कंट्री को न्यौछावर कर देते हैं। Their productive and creative young age were spent in the cruel and brutal battlefield। उनकी ये जो क्रिएटिव और जो प्रोडक्टिव यंग एज होती है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इनकी जो यंग एज है वो मेन किस में स्पेंड, किस में बीत जाती है, ये बैटलफील्ड में, यानी कि ये युद्ध करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है। तो यहीं पर अपना सारा जो टाइम है वो निकाल देते हैं। They have happily sacrificed their old age too। तो ये कहते हैं कि अगर ये यानी कि यंग एज में लड़ाई करते हैं और उस यंग एज में अगर ये बार बार जीतते रहते हैं, तभी भी क्या है कि ये ओल्ड एज में भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। वेयर दे हैव ड्रीम्ड ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंड रिलैक्शन अमिड द फैमिली मेम्बर। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जहाँ पर हम वर्गीय लोग, हम जैसे लोग हैं जो वो ये सोचते हैं कि ओल्ड एज में हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ को यानी कि इंजॉय करेंगे फैमिली मेम्बर के साथ और रिलैक्स देंगे, तो तभी भी ये जो लोग होते हैं ये ओल्ड एज में भी अपनी कंट्री के लिए, अपने मदरलैंड के लिए अपनी लाइफ को हैप्पीली सेक्रीफाइस कर देने के लिए तैयार रहते हैं। The poet, however, does not feel sad for the dead soldiers as they have earned immortality in return of everything। तो जो पॉइंट है वो इन लोगों के लिए बुरा फील नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर इन्होंने अपनी जो लाइफ सेक्रीफाइस की है तो इसी सेक्रीफाइस के कारण ये इमोरल बन चुके हैं। ठीक है। यानी कि इन्हें हर कोई याद करेगा डेथ के बाद भी। इसके बाद आगे है द सस्टेट अगेन कमेंस विद द सेम ऑर्डर टू द बिगल्स टू ब्लो विद मोर पावर टू गिव ट्रिब्यूट टू द डेड। तो यहाँ पर अब जो पोइट है वो ऑर्डर देते हैं कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो और ज़्यादा ज़ोर से बजाया जाना चाहिए ताकि ये जो डेड सोल्जर हैं इनको ट्रिब्यूट किया जा सके। एज दे हैव ब्रॉड पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमारा ये जो समाज है, देश है, कंट्री है, उसमें शांति और व्यवस्था बनी हुई है। ब्रूक लॉडेड द रिच डेड रिच फॉर दे हैव कैरिड होलीनेस, लव, पेन एट द सेम टाइम विच हैव बीन मिसिंग फ्रॉम द अर्थ सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो। तो यहाँ पर जो ब्रूक है वो लॉडेड या फिर आप ये लिख सकते हो एडमायर। तो ये जो ब्रूक है वो क्या करती हैं, जो
मरे हुए सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, डेड रिच, इनकी एडमायर करते हुए कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण हमारे यहाँ पर क्या है, अब शांति बनी हुई है। ठीक है, इन्हीं लोगों ने होलीनेस यहाँ पर लव पेन सेम टाइम पर जब था, तो वो कहते हैं कि बहुत यानी कि हमारी अर्थ पर क्या है कि काफ़ी लंबे समय से ये जो लव है, होलीनेस है, ये मिस हो रहा था, यानी कि ख़त्म होते जा रहा था। इन्हीं लोगों के कारण ये सब वापस आ पाया है। पेन हेयर इज इन द सेंस ऑफ लॉस ऑफ देयर द लाइफ ऑफ द सोल्जर इन द वार। तो यहाँ पर ये जो पेन की बात की गई है वो किस तरीके का पेन है कि युद्ध हुआ, युद्ध में जीते भी, ठीक है, जीतने के बाद यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वहाँ पर पीस आया, ऑर्डर आया, शांति आई, लेकिन इस युद्ध के कारण कुछ लोगों की डेथ भी हुई। डेथ होने के कारण उनकी लाइफ है जो वो चलेगी इस युद्ध में। तो उसी के बारे में कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट सेक्रीफाइस टू द कंट्री, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा ग्रेट सेक्रीफाइस था, किसके प्रति, कंट्री के प्रति। इसके बाद नेक्स्ट है द ऑनर इज रॉयल लाइक द किंग ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ विक्ट्री। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि इनका जो सम्मान है वो रॉयल होना चाहिए, जैसे कि एक किंग का होता है अर्थ पर जब वो जीत जाता है। फॉर ब्रिंगिंग द ऑनर टू द लैंड, और यानी कि इन्हीं लोगों के कारण हमारे जो लैंड है उसके ऊपर ऑनर आ पाया है, सम्मान आ पाया है। दैट रिच शुड बी पेड वेज बाय गिविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनके इस सेक्रीफाइस का हमें इनकी ग्रेट रिस्पेक्ट के द्वारा जो कर्ज है उसे पूरा करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इनके जो ग्रेट सेक्रीफाइस है इसका हम कहते हैं ना कि एहसान है एक, तो उसे किस तरीके से पूरा करें। तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि इनका ये जो ग्रेट सेक्रीफाइस है इसके लिए हमें इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। द नोबलनेस एंड द डिग्निटी दे हैव लेफ्ट विल बी लर्न बाय द न्यू जनरेशन एज अ ग्रेट लेसन इन देयर लाइफ एंड द सेम हेरिटेज विद लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये यानी कि इनकी जो डिग्निटी है जो कि पीछे छोड़ कर गए हैं, इससे क्या है कि आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक लेसन बना है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यूथ में देश कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, वैसे ही हमें भी हमारे देश के लिए हमेशा आगे खड़े रहना चाहिए। दिस वार पोइम फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द वार। तो इस पोइम के थ्रू पोइट जो है वो वार जो युद्ध होते हैं उसके पॉजिटिव जो साइड होते हैं उनके बारे में बताते हैं। फॉर ब्रुक के लिए वार इज़ एन एक्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग द नेशन एंड हर सोल्जर्स, कि जब ये युद्ध होते हैं तो इससे हमारा जो नेशन है उसका जो नाम है वो ग्लोरीफाई होता है, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, वहाँ के लोगों की जो एकता है उसके बारे में दूसरी कंट्रीज़ को पता चलता है। द सोल्जर्स आर सेल्फलेस एंड ब्रेवली फॉट फॉर द नेशन। जो सोल्जर्स होते हैं वो सेल्फलेस होते हैं, यानी कि वो स्वार्थी नहीं होते हैं और वो ब्रेवली पूरी बहादुरता के साथ अपने नेशन के लिए फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। दे आर लाइक गॉड फॉर हिम। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कहते हैं कि ये जो सोल्जर्स हैं ये मेरे लिए भगवान की तरह ही हैं। हु हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक पीस लव ऑनर हारमोनी इन द कंट्री। इन्हीं लोगों के कारण हमारी जो कंट्री है वहाँ पर शांति आई है, लव आया है, सम्मान आया है, हारमोनी आई है। The dead rich soldiers gain immortality by sacrifice their youth in the battlefield। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो डेड सोल्जर्स हैं इन लोगों ने अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस करके इमोरलिटी गेन की है, हासिल की है। एज रूपर्ट ब्रुक इज़ अ पैट्रियोटिक राइटर, यानी कि ये जो ब्रुक है ये किस तरीके के राइटर हैं, तो ये एक देश प्रेमी देशभक्त राइटर हैं, यानी कि ज़्यादातर क्या है कि वार पोइम्स लिखते हैं, कंट्री के लिए लिखते हैं। ही लव ग्लोरियस वार फॉर द गुड कॉज एंड ही लव टू प्रेज द सोल्जर्स, क्योंकि ये जो युद्ध होते हैं इसके क्या अच्छे नतीजे निकलते हैं, रिजल्ट्स निकलते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और इनको पसंद है सोल्जर की तारीफ करना। The first line is the realistic and straight away in an order to the musical instrument blow out buglers order over the rich dad। तो स्टार्टिंग की जो लाइन है उसी समय पता चल जाता है जब ये ऑर्डर देते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जोर जोर से बजाने का। द यूज ऑफ द एक्सक्लामेशन मार्क अस टू रीड द लाइन इन अ टोन ऑफ ट्रिम्फ एंड विक्ट्री। और इसके साथ ही जब इन्होंने एक्सक्लामेटरी साइन मार्क बना दिया तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इस तरीके से पोएम को पढ़ना है जैसे कि ट्रिम्फ या विक्ट्री हुई है, जीत हुई है। देयर इज एन ऐसे असोनेंस इन द फर्स्ट लाइन टू रिफ्लेक्ट ऑफ लव, सॉरी इजी, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे बोल दिया गलती से।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि फर्स्ट लाइन के थ्रू हमें क्या पता चलता है लव के बारे में। द डेड आर रिच, यहाँ पर जो डेड है उन्हें रिच कहा गया है। हेयर रिच सजेस्ट द एक्सपीरियंस द डेड हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग द वार एंड द हैप्पीनेस एंड पीस दे हैव गिवन टू द कॉमन पीपल इन एक्सचेंज ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इन्हें रिच अमीर कहते हैं। और ये जो रिच वर्ड है ये हमें क्या बताता है, उन लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में जो कि उन्होंने कलेक्ट किए थे वार के समय, और अपनी ये जो हैप्पीनेस है, पीस है, ठीक है, इसको इन्होंने यानी कि आम लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस और पीस के लिए इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसे सेक्रीफाइस कर दिया। द डेड सोल्जर्स हैव बीन कंपेयर टू द एक्सपेंसिव मटीरियल दैट इज़ गोल्ड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने सोल्जर्स का कंपेरिजन है जो किसके साथ किया है, गोल्ड के साथ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है। द सोल्जर्स नाउ हैव बिकम रेयर एंड एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो सैनिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ही कम ऐसे सैनिक देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं। मोर डिमांडिंग फॉर देयर पायस डीड ऑफ डाइंग फॉर द नेशन। और ऐसे जो लोग होते हैं और इतने बहादुर, डीड का मीन्स होता है वर्क, तो इतने बहादुरता से जो काम करने वाले लोग होते हैं ऐसे सोल्जर्स की हमारे नेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जो कि अपने नेशन के लिए, अपने नेशन की शांति पीस के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसके बाद आपको लिखना है स्ट्रक्चर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो द पोएम इज़ अ सोनेट एंड इट्स राइम स्कीम इज़, ठीक है, आपको इतना कुछ भी नहीं लिखना है। द पोएम इज़ अ सोनेट एंड इट्स राइम स्कीम इज़ ABBA CD DC, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कंक्लूड। द डेट दिस पोएम एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ डीप रेवरेंस फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ दोज हु हैव डाइड इन द वार। तो ये जो पोइम है इसमें मेन क्या बताया गया है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ को वार में सेक्रीफाइस कर दिया है, उनके बारे में मेन बताया गया है। सो होपफुली आपके लिए ये जो पोइम है वो हेल्पफुल रही होगी, आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल नई शुरुआत बनाया गया है उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।